नमस्कार। मुनीर नियाज़ी साहब फरमाते हैं, हमेशा देर कर देता हूँ मैं हर काम करने में। ज़रूरी बात कहनी हो, कोई वादा निभाना हो, उसे आवाज़ देनी हो, उसे वापस बुलाना हो, हमेशा देर कर देता हूँ। तो ये जो आज मैं कर रहा हूँ शेर, इसकी वजह यह कि आज इस विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं वो भी कुछ ऐसा ही है। बात कर रहा हूँ देरी की, इस लेटतीफ़ी की और कहीं न कहीं टाल-मटोल की। तो क्या ये एक सामान्य सी मानवीय प्रवृत्ति है या फिर इसके अलावा कुछ और भी है? अगर सामान्य मानवीय प्रवृत्ति है तो सब में क्यों नहीं होती? कोई लोग बहुत पंक्चुअल कहें, अप टू द मार्क कहें, अप टू डेट कहें, क्यों होते हैं? कोई कुछ लोग बहुत चीज़ों को डिले करते रहते हैं। आज इन्हीं विषयों पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं और इस विषय के लिए हमारे साथ बहुत महत्वपूर्ण अतिथि हमारे साथ में हैं। तो स्वागत की परंपरा में सबसे पहले मैं आपको मिलवाना चाहूँगा हमारे साथ जुड़ी हुई निसरीन पोरबंदर वाला जी। निसरीन जी हमारे साथ दुबई से जुड़ी हुई हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय एक प्रख्यात लाइफ कोच हैं, रेकी मास्टर हैं, थेटा हीलर हैं, साथ में एनएलपी प्रैक्टिशनर भी हैं और एक्रीडेटेड ईएफटी प्रैक्टिशनर भी हैं। ये फाउंडर हैं रीप्रोग्राम इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ की। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका। Thank you so much, Sunil ji, for having me on the show. जी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ में जुड़ी हुई नितिका गुलाटी जी, जो कि एक एस्ट्रोलॉजर हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं और वास्तु कंसल्टेंट हैं। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ निकिता जी आपका। Thank you so much, sir. Thank you for inviting me over. जी, और हमारे साथ में जुड़ी हुई शालू भूचर जी, जो कि फाउंडर हैं कावेभू और कंसल्टिंग सिंप्लीफाइंग द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ द चेंज लीडरशिप एंड द ऑर्गेनाइजेशन ट्रांसफॉर्मेशन फॉर बोर्ड्स एंड द सी सोल्स। बहुत बहुत स्वागत है शालू जी आपका। बहुत धन्यवाद आपका। जी, आप सभी लोग इस मंच के ऊपर हैं। मुझे लगता है कि जिसे हम लोग कहते हैं टाल मटोल वाली परंपरा कहते हैं, जिसे लेटतीफ़ी वाली कहते हैं, जिसे देरी करने वाली कहते हैं, आपके मार्गदर्शन में, आपके अनुभवों के प्रकाश के अंदर उसके ऊपर अंकुश ज़रूर लगेगा। तो इसी विश्वास के साथ अपना पहला सवाल मैं शालू जी की तरफ करना चाहूँगा। शालू जी, पहली बात तो मैं ये जानना चाहूँगा कि ऐसी क्या खास वजह होती हैं और क्या चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से लोगों के अंदर ये प्रवृत्ति पाई जाती है, टाल मटोल करने वाली या लेटतीफ़ी या विलम्ब करने वाली? क्या वजह लगती हैं आपको? बहुत अहम सवाल है ये सर। एक्चुअली नॉर्मली लोग सोचते हैं कि ये टाल मटोल की, ये हर चीज़ में देरी डालने की जो हमारी आदत होती है वो सिर्फ इसलिए होती है क्योंकि हम आलसी हैं, लेजी हैं। बट अगर हम इसको एक ह्यूमन पर्सपेक्टिव से समझें, एक साइकोलॉजी बेस्ड पर्सपेक्टिव से समझें, तो बहुत सारे रीजंस होते हैं कि लोग क्यों आलस दिखाते हैं या टाल मटोली करते हैं। उनमें से कुछ होते हैं, हमें डर होता है फेलियर का, कि अगर मैंने ये काम शुरू किया और मुझसे नहीं हुआ तो लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, कि अगर मैं फेल हो गई या हो गया तो मेरे को शायद अगला मौका ना मिले मेरे सुपरवाइजर से। कई लोगों को डर होता है कि मैंने सही समय पर जल्दी काम कर दिया तो मेरे आसपास के जो टीममेट्स हैं उनको लगेगा कि मैं अपने बॉस को खुशामदीद करने के लिए, उनको बटर करने के लिए मैं काम कर रही हूँ जल्दी जल्दी, तो इसलिए वो धीरे धीरे और काम करते हैं। सबसे बड़ा यूजुअली कारण प्रोक्रेस्टिनेशन या टालमटोली का होता है डर। अच्छा। जो हमेशा सच नहीं होता। हम सुनते हैं डर हमेशा सच नहीं होता, डर मन के अंदर होता है, बाहर रियलिटी में नहीं होता। बट मेनली एक रीजन, बहुत सारे रीजंस होते हैं, एक मेन रीजन प्रोक्रेस्टिनेशन का ये डर होता है, फियर ऑफ फेलियर होता है, फियर ऑफ लॉस ऑफ रेपुटेशन, फियर ऑफ लॉस ऑफ रिलेशनशिप्स होता है। बहुत महत्वपूर्ण बात कही। इस नज़रिए से तो हमने सोच के देखा ही नहीं कि इन चीज़ों जिनको हम आलस के पीछे जोड़ रहे थे या फिर अपने और चीज़ों के पीछे जोड़ रहे थे, उसके पीछे एक मूल वजह डर यहाँ पर नज़र आती है कि डर है जो कि आपको ये बताता है कि आप हार सकते हैं, इसलिए आप चीज़ों में देरी करने की कोशिश करते हैं। आपको लगता है थोड़ा सा देर और करेंगे तो शायद परिस्थितियाँ बदल जाएंगी, और कहते हैं जो इंतज़ार करते हैं वो इंतज़ार ही करते रहते हैं और काम करने वाले आगे निकल जाते हैं। और इसीलिए जो लेट लतीफ़ लोग होते हैं, जो कहीं ना कहीं टाल मटोल करने वाले लोग होते हैं, वो पीछे छूट जाते हैं, और जो लोग हिम्मत करते हैं, हौसला करते हैं, वो आगे निकल जाते हैं। निकिता शालू जी ने बहुत महत्वपूर्ण सी बात कही। तो अब डर निकालिए और प्रेम के साथ, विश्वास के साथ में आगे बढ़िए और अपनी बातों को सही ढंग से लोगों के सामने रखिए। निसरीन जी, आपकी तरफ बढ़ना हूँ। हम समय प्रबंधन की बात करें, टाइम मैनेजमेंट की जो बात करें, उसकी बहुत महत्व कही गई है कि अगर वो आपके जीवन के अंदर है और आप उसके अनुरूप आचरण करते हैं तो आप बहुत सारी समस्याओं के ऊपर नियंत्रण पा सकते हैं। यहाँ पर ये जो समस्या हम जिसकी बात कर रहे हैं, ये सीधी सीधे टाइम मैनेजमेंट से जुड़ी हुई नजर आती है। आपको क्या लगता है कि टाइम मैनेजमेंट अगर किसी व्यक्ति का बेहतर हो तो उस स्थिति के अंदर इस टाल मटोल वाली बात कहें या जो लेट लतीफ़ी वाली बात है, उसके ऊपर कितना नियंत्रण पाया जा सकता है? वेरी वेरी अहम सवाल है ये
क्योंकि लोग ऐसे सोचते हैं कि ये लेजीनेस है, इसलिए पीपल डू नॉट वांट टू डू एनीथिंग एंड दैट इज व्हाई ये लोग काम नहीं कर रहे हैं। लाइक माय फ्रेंड सेड कि यहाँ पे इट कुड बी दैट वहाँ पे डर है, लेकिन एक और अंडरलाइंग लेयर भी ऐसा होता है कि दिस इज अ क्राई फॉर हेल्प, जो वर्ड से नहीं होता है। ये लोग जो प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, जो टाल मटोल करते हैं, उन लोगों को एक ये होता है कि काश कोई मुझे हेल्प कर ले। ये एक क्राई फॉर हेल्प है। यस, बहुत हद तक अगर हम टाइम मैनेजमेंट करेंगे तो यस इट विल हेल्प, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट में क्या होता है, वी ब्रेक डाउन द टास्क इनटू स्मॉल बिट साइज पीसेस। जो हम लोग अगर देखते हैं, अगर एक रोटी है, हम पूरी की पूरी रोटी तो नहीं खा सकते हैं, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में कट करेंगे, तभी हम लोग वी विल बी एबल टू पुट इट इन आवर माउथ। सो इट इज समथिंग लाइक बाइटिंग ऑफ इनफ दैट यू कैन चू, नॉट मोर देन व्हाट यू कैन चू। तो इस वजह से छोटे छोटे टाइम स्लॉट्स में अगर करेंगे तो बहुत हद तक ये डेफिनेटली हेल्प करेगा। लेकिन द फर्स्ट स्टेप वुड बी टू अंडरस्टैंड कि ये कहाँ से आ रहा है। कोई डिप्रेशन या कोई ऐसी चीज तो नहीं है दैट इज होल्डिंग मी बैक फ्रॉम पुटिंग इन माय एफर्ट। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। मुझे लग रहा है आज का कार्यक्रम बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें उस तरह का पटाक्षेप हो रहा है जिसकी हमने आशा नहीं की थी। ये नहीं सोचा था कि एक डर के साथ साथ जो मनोचिकित्सा की हम लोग बात करें, जिसका निसृंजन जी ने यहाँ पे जिक्र किया है, उसका भी अहम रोल हो सकता है, उसकी भी अहम भूमिका इसके अंदर हो सकती है कि कहीं ना कहीं क्राई फॉर हेल्प की जो बात करें निसृंजन जी, वो भी एक वजह हो सकती है। उसकी तरफ भी ध्यान दीजिए। अगर कोई चीज़ें बार बार में लग रही हैं और व्यक्ति अगर भीतर से कुंठित महसूस कर रहा है तो उसे साथ दें, संभलने का मौका दें। आप देखिएगा बेहतर परिणाम ज़रूर मिलेंगे, जैसा कि निसृंजन जी ने हमारे साथ कहा। और हमारे साथ में जुड़ी हुई निकिता जी की तरफ रुख करता हूँ। निकिता जी, अब मैं आपकी तरफ से इसी सवाल को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए और विस्तार चाहते हुए जानना चाह रहा हूँ, अच्छा कौन कौन से जो कॉमन फैक्टर्स हैं जो कि नेगेटिवली इम्पैक्ट करते हैं आपकी प्रोडक्टिविटी को, और उनसे हम किस तरह से मिटिगेट कर सकते हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालिए प्लीज़। देखिए सर, ऐसा है कि वास्तु को कई बार लोग समझते ही नहीं है कि ये किस तरह से हमारी लाइफ से जुड़ा है और किस तरह से ये हमारी प्रोडक्टिविटी को कहीं ना कहीं हैम्पर कर सकता है। आप बहुत सारा काम कर रहे हैं लेकिन आप उतनी तरह से एफिशिएंट नहीं हो पा रहे हैं, आपके गेन्स नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ऐसे इम्बैलेंसेस और करेक्शंस आपकी लाइफ में आने चाहिए वास्तु वाइज, जिससे आपकी ये प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, आपकी एफिशिएंसी भी डेफिनेटली कहीं ना कहीं इंक्रीज होगी। हमारा एक जोन है जिससे लोग साउथ वेस्ट में तो बैठ जाते हैं, लेकिन लोगों को ये नहीं पता एक जोन जो साउथ और साउथ वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट जोन कहलाता है, वो जोन डिस्पोजर और लॉसेस का है। तो अगर आप बाय डिफॉल्ट वहां पे अपनी ऑफिस या अपने घर की, बिकॉज आजकल लोग वर्क फ्रॉम होम भी करते हैं, वहां अपना कोई सिटिंग अरेंजमेंट कर लेते हैं, तो वहां पे आपकी एनर्जीज, आपकी प्रोडक्टिविटी डिस्पोज हो जाती है, क्योंकि यहाँ ये जोन डिस्पोजल और लॉसेस का है। अगर आप यहाँ पे आपके घर में आपका बेड यहाँ है और आप यहाँ सो रहे हैं, तो बाय डिफॉल्ट आपकी हेल्थ, आपकी प्रोडक्टिविटी, आपके जितने भी जो एनर्जीज हैं और आपकी जो डायरेक्टली रिलेटेड टू योर प्रॉफिट्स एंड गेन्स हैं, वो कहीं ना कहीं आपके डिस्पोजल हो रही हैं। और तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि अपना बेड या अपनी पोजीशंस यहाँ से आप हिलाएं और अपनी नेसेसरी वास्तु रेमेडीज भी कीजिए। एक जोन है ईस्ट साउथ ईस्ट, जो ईस्ट और साउथ ईस्ट के बीच में आता है, और ये जोन हमारी डिसीजन मेकिंग पावर को बहुत रूल करता है। ये जोन में अगर ये इम्बैलेंसेस क्रिएट हो जाएं, जिससे इसमें अगर एक नॉन वांटेड कलर जो उस एलिमेंट और उस का डायरेक्शन का कलर नहीं है, वो अगर आ जाए, येलो कलर आ जाए या कोई अर्थ एलिमेंट आ जाए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एयर एलिमेंट से रिलेट करता है, तो यहाँ पे हमारी डिसीजन मेकिंग पावर्स बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। हम बैड डिसीजंस लेते हैं जो कहीं ना कहीं डेफिनेटली हमारी प्रोडक्टिविटी, चाहे हमारे डिसीजंस फॉर आवर हाउस हो और फॉर आवर बिजनेसेस हो, वो खराब होने शुरू हो जाते हैं। एंड देन अगर हमारे जो घर की नॉर्थ ईस्ट जोन्स हैं, वो हमारी माइंड से जुड़ी हैं। अगर यहाँ पे हम क्लटर क्रिएट कर दें, यहाँ पे अगर हम बहुत स्टोर, यहाँ हम किचन, बाथरूम्स, या फिर हम
कुछ हेवी चीजों की प्लेसमेंट कर दें, तो ये जैसे कि कहते हैं कि यहाँ वास्तु पुरुष का सर होता है, तो हमारा माइंड भी ब्लॉक हो जाएगा। ये सब जब ब्लॉकेजेस लाइफ में आती हैं तो हमारी लाइफ में प्रोडक्टिविटी कहीं ना कहीं कम होती है, जिससे हमारी लाइफ में गेन्स और हमारी एफिशिएंसीज रिड्यूस होती हैं। तो जैसे हम इन चीजों की रेमेडीज करते हैं, यहाँ पे राइट कलर्स, यहाँ पे राइट वास्तु जिसे कहते हैं कि रेमेडीज करते हैं, तो हमारी ये लाइफ में ये बैलेंसेस हमारे को हमारी प्रोडक्टिविटी को बहुत ज्यादा लेकर जाते हैं। और अगर लोग प्रोक्रास्टिनेशन करते हैं, ये भी बहुत ही कहीं ना कहीं वास्तु से जुड़ा है, क्योंकि जब एक ऐसी जोन है जहां पर लोग, नॉर्थ ईस्ट एक ऐसी जोन है जहां पर लोग बहुत हर चीज को डिले करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो डिसीजंस ही नहीं ले पाते हैं। वो जो साउथ ईस्ट जोन है हमारे घर का या ऑफिस का, अगर वो इम्बैलेंस है तो हमारे में वो फायर, वो जील, वो एनर्जी ही नहीं आएगी कि हम काम को करें और उसे पूरा करके अपनी चीजों को बेटर करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। बहुत वास्तु के नज़रिए से भी आपने हमें समझाने की कोशिश की कि क्या समस्याएं आती हैं। आप देखिए दर्शकों कि यहाँ पर साउथ वेस्ट की जो बात कर रही हैं, या फिर साउथ ईस्ट की जो बात कर रही हैं, नॉर्थ ईस्ट की जो बात कर रही हैं, यहाँ पर निकिता जी ने बहुत ज़रा से क्षेत्र का भी बड़े व्यापक प्रभाव हमारे जीवन के ऊपर दिखाया है कि आप सोचते हैं कि सिर्फ साउथ वेस्ट में रहने की, जो कि अक्सर कहा जाता है कि वो मालिक का घर होता है या फिर उसका होता है, उसके लिहाज से उनका कि अगर आप थोड़ा ज़्यादा नीचे खिसक जाते हैं तो भी समस्याएँ आ सकती हैं। तो आप जब इस तरह की बातों का ध्यान रखें तो निकिता जी के इन शब्दों का भी ध्यान रखें कि वो चीज़ें यथावत हों, सही ढंग से हों और सही स्थान पर हों। अगर आप भी करते हैं तो बेहतर परिणाम आपको मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद निकिता जी। और शालू जी की तरफ से फिर से रुख करता हूँ। शालू जी, अब बात शुरू होती है पहचान की, कि किस तरह से पहचान आखिर की जाए कि हम देरी कर क्यों रहे हैं, क्यों ये टाल मटोल कर रहे हैं। क्योंकि हर एक व्यक्ति के लिए तो सारी चीज़ें, या जो आपने यहाँ पर जो बातें आ रही हैं सब के लिए तो लागू नहीं हो सकती। अलग अलग व्यक्तियों का अलग अलग वजह हो सकती है कि इसकी ये वजह, उसकी ये वजह। तो मेरी क्या वजह है, किसी दूसरे की क्या वजह है, इस विलंबता को जो प्रोक्रेस्टिनेशन के लिए हम जो बात कर रहे हैं, उसके वजह को जानने के लिए हमें क्या करना चाहिए। ये आप अनम्यूट कर लें, म्यूट हो रखा है अभी। थैंक यू। मैंने कहा ये काफी जरूरी सवाल है पूछना अपने आप के लिए, और सर कहीं ना कहीं जाके ये एक सेल्फ अवेयरनेस से लिंक होती है चीज जो आप अभी पूछ रहे हैं। अपने आप को ऑब्जर्व करना, देखना, जितनी बार मैं किसी चीज को टाल मटोल कर रही हूँ, इट्स लाइक टर्निंग द स्पॉटलाइट इनवर्ड्स टुवर्ड्स योरसेल्फ। मानिए आपकी बहुत बड़ी सी स्पॉटलाइट है, उसको टर्न कर रहे हैं आप देखने के लिए। एक बहुत अच्छा तरीका, और ये एक्चुअली जितना बचपन से बच्चे सीखना शुरू करें तो शायद बड़े होके ठीक हो जाए, लेकिन ये देखना, मुझे मालूम है कि मुझे इतना देर लगेगी ये काम करने के लिए। नाज़नीन ने बोला टाइम मैनेजमेंट के बारे में कि टास्क को ब्रेक डाउन कीजिए। मुझे मालूम है कि मेरे को एक टास्क 11 बजे करना है, लेकिन मैं उसको 11:30 तक नहीं करती हूँ, जबकि मुझे उसको 12 बजे डिलीवर करना है। क्यों नहीं कर रही हूँ मैं? ये देखना हर बार जब मैं डिले कर रही हूँ किसी भी टास्क को, और अलग अलग तरीके के टास्क को। ये जरूरी नहीं है कि मेरा प्रोक्रेस्टिनेट करने का हर बार सेम रीजन होगा। इसलिए वो जानने के लिए कि मेरा पैटर्न क्या है, मुझे अपने आप को अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग टास्क से ऑब्जर्व करना चाहिए। जब हम अपने आप को, और एक बहुत अच्छी चीज है लिखना। आजकल हम सब यूज्ड टू हो गए हैं मोबाइल के, लेकिन जितना आप इन सब चीजों को लिखेंगे, ये आपके लॉन्ग टर्म कनेक्शंस बनते जाते हैं। आपको अपने पैटर्न्स बहुत ज्यादा आसानी से नजर आना शुरू होते हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। तो जब आप वो लिखे हुए पैटर्न्स को आप देखेंगे, अच्छा जब मेरे को कुछ अपने काम से रिलेटेड करना होता है तो मेरा डर फेलियर का है कि मैं ये बाकी लोगों की तरह अच्छा नहीं कर सकूंगा या कर सकूंगी। एक चीज होती है इम्पोस्टर सिंड्रोम, जिसमें हमें ये लगता है कि लोग तो सोच रहे हैं कि मैं बहुत अच्छा हूँ इस चीज को लेके, बहुत अच्छी हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरे में एक्चुअली वो काबूलियत है। और इम्पोस्टर सिंड्रोम भी हमें काफी प्रोक्रास्टिनेट करने पे मजबूर कर देता है जी। सो ये सब चीजें ऑब्जर्व करके उनको लिखना, काफी बार एक कोच के साथ काम करना, काफी बार लिख लेने से पता करना, ये कुछ तरीके हैं ये जानने के लिए कि मेरे रीजंस क्या हैं प्रोक्रेस्टिनेट करने के। ऑब्जर्वेशन सबसे बड़ा टूल है। सेल्फ रिफ्लेक्शन ऑब्जर्वेशन के साथ एक बहुत बड़ा हथियार है, खाली एक टूल नहीं है, एक वेपन बन जाता है वो आपके लिए कि मैं अपने आप को बेहतर कैसे करूं, नेक्स्ट लेवल पे लेकर कैसे जाऊं।
आपका दूसरा सवाल एक्चुअली, दूसरा पार्ट सवाल का बहुत इंटरेस्टिंग था सर। नॉर्मली हम अपने बारे में सोचते हैं कि मैं अपने लिए कैसे पता करूं, दूसरे का पता करने के लिए एक बहुत अच्छी क्वालिटी होती है जिसे हम इमोशनल इंटेलिजेंस में बोलते हैं, इट्स कॉल्ड एम्पैथी। और एम्पैथी होता है दूसरे को उसके जीवन से, उसके नजरिए से समझने की काबिलियत। तो जब मैं ये समझने की कोशिश करती हूँ, अच्छा इसने आज फिर डिले किया अपने काम में, इसने फिर आज डेडलाइन को मिस किया, क्या हुआ ऐसा, ठीक बात है, क्यों इन्होंने डिले किया, तो एक एम्पैथी की क्वालिटी बिल्ड करना जरूरी है। सबको मनोवैज्ञानिक तौर पर भी देखना बेहद जरूरी, तभी बेहतर परिणाम आएंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और निसरीन जी आपकी तरफ रुख करता हूँ और सवाल ये आता है कि जो नेगेटिव थॉट्स हमारे जीवन के अंदर आ जाते हैं, हमारी विचारधारा के अंदर शामिल हो जाते हैं, किस तरह से उनको हम लोग ठीक कर सकते हैं ताकि कि प्रोक्रेस्टिनेशन की हम जो बात कर रहे हैं वो ठीक हो सके, कैसे रिफ्रेम करें? इट्स सच अ ब्यूटीफुल क्योंकि हम लोग रियलाइज नहीं करते हैं कि एज ह्यूमन बीइंग्स वी आर वायर्ड टू थिंकिंग नेगेटिव थिंग्स हमको बहुत जल्दी आसानी से आ जाती है। आई कैन से दिस कम्स बिकॉज हम लोग बचपन से अपने चिल्ड्रन को ऐसे ही बताते हैं कि तुम ये करो वरना ये हो जाएगा। तो हम लोग चिल्ड्रन को फ्रॉम द बिगिनिंग वी आर वायरिंग देम फॉर नेगेटिविटी। और ऑल्सो हम लोग बोलते हैं कि तुम ये नहीं करोगे तो तुम्हारे साथ ये बुरा हो जाएगा। सो हम लोग बहुत इजीली नेगेटिव थिंग्स हम लोग इम्बाइब कर लेते हैं। सो हम लोगों को ये भी समझना चाहिए कि जब भी एक थॉट नेगेटिव आता है तो इट इज नेवर अलोन। हम वी विल स्टार्ट विद ओ आई एम सो स्टूपिड, मुझे ये समझ में नहीं आया। बस वो एक थॉट अगर आया, उसके साथ लोड्स एंड लोड्स ऑफ अदर फ्रेंड्स उसके साथ में आ जाते हैं। लाइक फॉर इंस्टेंस देखो वो टाइम भी मैंने ऐसे ही किया था। मेरे साथ ऐसा ही होता है, मैं ये नहीं कर सकती हूँ, वो नहीं कर सकती हूँ। यू नो नेगेटिव थॉट एक मैग्नेट की तरह है। एक थॉट आया, उसके साथ बहुत सारे थॉट्स आ जाते हैं। तो अगर आप ये थॉट्स को ओवरटर्न करना है तो एक नेगेटिव थॉट को ओवरटर्न करने के लिए वी नीड 40 पॉजिटिव थॉट्स। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये नेगेटिव हम लोग वी आर सो वायर्ड फॉर नेगेटिविटी कि हम लोग बहुत आसानी से ऐसे नेगेटिव ये कर लेते हैं, नेगेटिव चीजें इम्बाइब कर लेते हैं। लेकिन जब वी वांट टू ओवरटर्न जस्ट वन सिंगल नेगेटिव थॉट, उसको हम लोग ओवरटर्न कर सकते हैं विद 40 पॉजिटिव थॉट्स। तो अगर हम लोग अपने आप को ट्रेन कर ले टू आइडेंटिफाई कि मुझे ये एक नेगेटिव थॉट आया है। लाइक फॉर इंस्टेंस जब भी मैं सोचती हूँ आई एम सो स्टूपिड कि मैंने ये किया, आई डू नॉट अलाउ माई सेल्फ टू गो डाउन द whirlpool, तो आई विल बी एबल टू कैच माई सेल्फ बिफोर आई गो डाउन द whirlpool। मैं आइडेंटिफाई कर सकती हूँ। तो ये कैसे हो सकता है? विद माइंडफुलनेस, कि हम लोग वी आर ऑलवेज अवेयर कि क्या चल रहा है अराउंड अस एंड ऑल्सो विद इन अस। हम वो अवेयरनेस लेकर आ जाएंगे, हम अपने आप को ट्रेन कर लेंगे तो देन इट बिकम्स वेरी इजी हो जाएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमें खुद को ट्रेन करना बेहद ज़रूरी है। और अगला सवाल मैं जो लूँ उससे पहले मुझे निदा फाजली एक शेर याद आता है, हर एक बात को चुपचाप क्यों सुना जाए, कभी तो हौसला करके नहीं कहा जाए। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि डिस्ट्रैक्शन जिसकी हम बात कर रहे होते हैं ये आपको इतना प्रभावित कर रहे होते हैं कि आप उन्हें ना नहीं कर पाते। कभी ये बात आई, कभी वो बात आई और आप प्रभावित होते रहते हैं और अपने परिणाम जो खुद है उनको नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। तो यहाँ पर मैं जो सवाल है हमारे साथ जुड़ी निकिता जी की तरफ लेकर बढ़ता हूँ। निकिता जी, कि जो डिस्ट्रैक्शन जो आ रहा है उसको हम लोग कैसे कम करें, खास करके जब हमारा काम करने का जो एनवायरनमेंट, जो वर्क एनवायरनमेंट है और जिससे कि हम प्रोडक्टिविटी वाली जो हम बात कर रहे हैं वो वाला जो क्षेत्र है, तो वहाँ पर हम लोग कैसे इन चीज़ों पे ज़्यादा नियंत्रित कर सकते हैं? क्योंकि हम ना कह ही नहीं पा रहे, तो जरा सी कोई बात आती है हम छोड़ देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर पता चलता है काम तो बड़ा पीछे छूट गया है। उससे कैसे कहें? सर वास्तु के हिसाब से अगर हम
अपनी, जैसे कहते हैं कि अब तो ऑफिस के अलावा हम वर्क फ्रॉम होम भी करते हैं और ऑफिस में भी काम करते हैं, लेकिन अगर हमारी सिटिंग पोजीशंस, हमारी जो जिस तरह से हम अपनी ऑफिस की प्लानिंग करते हैं, जैसे हम अपने ऑफिस में बैठते हैं या अपने घरों में ही हम कोई ऐसी डायरेक्शंस में बैठ जाते हैं जिसमें कोई स्टेबिलिटी नहीं होती, तो हमारे ये फोकस और हमारे डिस्ट्रैक्शन का कारण ये बनती है। हमें कहीं ना कहीं अपने घरों में भी या अपने ऑफिसेज में हमें साउथ वेस्ट या वेस्ट के रूम्स या ऑफिसेज को या केबिन्स को ही हमें अपना ऑफिस बनाना चाहिए, क्योंकि ये जोन एक ओनर की है, ये जोन एक स्टेबिलिटी की जोन है जो आपके माइंड को फोकस रखती है और आपको कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शंस की तरफ कम से कम लेकर जाती है। लेकिन ये भी जरूरी है कि जिस तरह से हम अपनी सिटिंग पोजीशन, जैसे अपने टेबल और चेयर को हम रखें, हमें बैठने के समय हमें हमेशा नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट की तरफ ही फेस करना चाहिए, क्योंकि यहाँ की पॉजिटिव एनर्जीज हमारे माइंड को एक क्लैरिटी देती हैं, हमारे माइंड को फोकस करती हैं और हमारे माइंड को शार्पन करती हैं। सो हम अपने क्लाइंट से एक एज ऊपर होके बात कर सकते हैं। और हमारे बैक पर वॉल होना बहुत जरूरी है। ये नहीं है कि हमारे पीछे कोई दरवाजा है या हमारे सामने की तरफ कोई दरवाजा आ रहा है या फिर कोई शीशा लगा हुआ है, कोई मिरर हमारे बिल्कुल सिटिंग पोजीशन के सामने या बैक पे है। ये सब चीजें हमारे डिस्ट्रैक्शन और फोकस को बहुत ज्यादा हैम्पर करती हैं और हार्म करती हैं। इससे हमारी पूरी विजन, हमारे काम की जो एक जिसे कहते हैं स्ट्रेंथ होती है, वो ही कहीं ना कहीं कम हो जाती है। तो इसलिए ये जरूरी है कि ये छोटी छोटी चीजों को हमने इम्बाइट करना है, जिससे हमारी एफिशिएंसी काम में, हमारा फोकस, हमारा जो एक जिसे कहते हैं कि डीलिंग विद द क्लाइंट्स, हमारे डिसीजन मेकिंग पावर्स बेटर हों, हम अपने क्लाइंट से बेटर डील कर सकें, हमारी प्रोडक्टिविटी कहीं ना कहीं बेटर हो। और ये भी है, अगर हम अपने घरों से काम कर रहे हैं तो ये बहुत ध्यान रखें कि हमने बेड पे बैठ के काम नहीं करना है, क्योंकि इससे हमारे फोकस तो हिलता ही है, लेकिन हमारे स्लीपिंग पैटर्न्स भी बहुत ज्यादा खराब हो जाते हैं। हम ये सोचते हैं कि हम डाइनिंग टेबल पे बैठ के काम कर लेते हैं, लेकिन अगर वहां पे कोई ग्लास का लगा हुआ है, ग्लास लगा हुआ है आपके डाइनिंग टेबल पे, तो वो उसकी नेगेटिव रिफ्लेक्शंस आपके फोकस और आपके कंसंट्रेशन को बहुत ज्यादा खराब कर सकता है। तो उसे या तो टेम्पररी कवर कीजिए या फिर किसी चीज या पेपर से कवर करके ही काम कीजिए। तो ये बहुत बहुत छोटे छोटे इश्यूज हैं जो हमें डिस्ट्रैक्ट करते हैं, जो हमारी कंसंट्रेशन को बहुत ज्यादा खराब करते हैं। एंड देन जैसे हम कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट हमारी माइंड और हमारी क्लैरिटी की जोन है, तो यहाँ पे क्लटर फ्री जगह होना बहुत जरूरी है, जहाँ पहले भी आपने जिक्र किया था। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद निकिता जी। और अब आखिरी कार्यक्रम के आखिरी 3 मिनट और 3 सवाल, तो मैं चाहूंगा कि बहुत संक्षिप्त से आपके जवाब आए, हर एक व्यक्ति 1-1 मिनट के अंदर अपनी बात कह दे। तो पहला सवाल मैं हमारे साथ में जरूर शालू जी की तरफ लेना चाहूंगा। शालू जी, अब कुछ रणनीतियों की बात हो जाए, जिससे कि हमें से लेट लतीफी वाली जो बात है उसके पर नियंत्रण पा सके, चाहे वजह कुछ भी रही हो। मैं यहाँ पे कुछ भी इसलिए बोल रहा हूँ कि ढेर सारी वजह हैं, हम किसी भी नहीं, आप सामान्य कुछ बातें बताएं, 1 मिनट का समय आपके पास में। तो आई थिंक चेंज करने के लिए कैसे अपनी जो भी रीजन है उसको आगे बढ़ूं। जब आपने एक बार आइडेंटिफाई कर लिया मेरे क्या रीजन है और नहीं भी किया हो, तो जब आप काम करना शुरू करते हैं, अपने आप को एक छोटा सा टाइम क्लॉक दीजिए कि मुझे इतने वक्त में ये काम खत्म करना ही है, और वो खत्म करने के बाद अपने आप को एक छोटा सा रिवॉर्ड दीजिए। किसी के लिए वो रिवॉर्ड एक छोटी सी चॉकलेट हो सकती है, किसी के लिए वो रिवॉर्ड एक फटाफट से रन या एक क्विक एक्सरसाइज करना हो सकता है, किसी के लिए वो रिवॉर्ड एक सिगरेट स्मोक होता है। मैं नहीं इंडोर्स करती हूँ सिगरेट स्मोकिंग को, बट अपने आप को रिवॉर्ड जरूर कीजिए काम को टाइम पे खत्म करने की। आपकी ब्रेन को आदत पड़ जाएगी काम को टाइम पे खत्म करने की। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद शालू जी। और रुक करता हूँ निसरीन जी की तरफ। निसरीन जी, अब आपकी तरफ रुक करते हैं, एनएलपी के ऊपर चर्चा थोड़ी सी हो जाए। एनएलपी के अंदर क्या सेल्फ टॉक के जरिए क्या इस बात पर नियंत्रण पाने की कोई बात कही गई है? 1 मिनट है आपके पास में। एब्सोल्युटली, ये सेल्फ टॉक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज वी आर ऑलवेज टॉकिंग टू आवरसेल्व्स एंड आवर माइंड ऑलवेज अंडरस्टैंड्स आवर ओन वर्ड्स। तो सेल्फ टॉक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जब हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि या ये मेरी प्री डिस्पोजिशन इज टुवर्ड्स नेगेटिविटी, तो हम लोग अपने आप को वी कैन राइट आउट, यू नो, ये जो एफर्मेशंस बोलते हैं वो पॉजिटिव है। सो वो एक तरह से एक एफर्मेशंस कर लो, या यू स्टार्ट डूइंग अ लिटिल बिट ऑफ जर्नलिंग, जहाँ पे योर फोकस इज कम्प्लीटली ऑन पॉजिटिव। डेफिनेटली ये एक पॉजिटिव सेल्फ टॉक की वजह से एक पॉजिटिव सेल्फ इमेज आएगा, जिसकी वजह से वी विल बी एबल टू
move forward in a very positive way. जी, बहुत बहुत धन्यवाद नसरीन जी। आखिरी मिनट और आखिरी सवाल लेके हाजिर होता हूँ निकिता जी के सामने। निकिता जी, अब वास्तु की कुछ टिप्स भी हो जाएं कि किस तरह से, ये बहुत सारी बातें आपने बताई, कुछ और जो चीज़ें आपको लग रही हैं जो आखिरी मिनट में आप कह सकते हो तो प्लीज़। डिप्रेशन एंजाइटी फील होती है जो एक आजकल बहुत ही कॉमन हमारे यहाँ पे हर घर में हर जगह हमारे को फील होती है, तो ये जरूर देखें कि अपनी स्लीपिंग डायरेक्शन को चेक करें कि कहीं आप नॉर्थ की साइड पे बेड को रख के अपने सर को रख के तो नहीं सो रहे हैं। इससे आपके हेल्थ इश्यूज आएंगे, आपको एंजाइटी डिप्रेशन आपके इंक्रीज होंगे। और एक वेस्ट नॉर्थ वेस्ट एक बहुत जोन है जो हमें डिप्रेशन देती है, उसमें ना आप ज्यादा थोड़ी देर बैठेंगे तो डिटॉक्स होंगे, लेकिन अगर बहुत देर वहां सोएंगे तो आपको वो डिप्रेशन की तरफ ले जाएगा। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आप अपने घर में छोटी छोटी चीजें जैसे कि सीलन अगर आपके कमरों में या ऑफिस में कहीं आ रही है वो चेक करें, या बीम के नीचे तो नहीं सो रहे हैं, ऐसी चीजों पे ध्यान देकर अब अपनी एंजाइटी डिप्रेशन को खत्म कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद निकिता जी। हमारे तीनों महत्वपूर्ण अतिथि रहे, तीनों बहुत महत्वपूर्ण सी बातें कही, लेकिन समय की सीमा थी कि मुझे कार्यक्रम का आज यही समापन करना पड़ रहा है। और जाते जाते दुष्यंत कुमार साहब का एक शेर अर्ज करना चाहूँ। फरमाते हैं कि मौत ने तो धर दबोचा एक चीते की तरह, जिंदगी ने जब छुआ तो फासला रख कर छुआ। तो बिल्कुल कुछ ऐसी चीज़ें हैं, तो हमें जैसे कि हमारे एक्सपर्ट्स ने जो बातें कही उनका ध्यान रखना होगा, टाइम पे अप टू डेट रहना होगा, अपनी जिम्मेदारियों को समझना होगा, और उससे बड़ी बात हमारी मस्तिष्क को आप मजबूत करना होगा जिससे कि आप बेहतर परिणाम पा सके। उम्मीद करता हूँ आज की जो टिप्स आपको दी गई हैं बहुत काम आएंगी, और हम अगले शो में किसी नए विषय पर विचार करेंगे। तब तक के लिए आभार, अभिनंदन, पुनः मिलेंगे। धन्यवाद।